let's quickly talk about the size of atoms and ions. Atoms की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? The size of atoms. अच्छा, size of atoms में कि you have the periodic table, ठीक है? उसके अंदर सारे atoms हैं. One thing is, पहले तो down the group. It's pretty obvious कि down the group, number one, down the group, the size of atoms increases. Increase. ठीक है, नीचे की तरफ जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डायरेक्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड. लिथियम एटम को कॉपी कर लेते हैं, जस्ट सेकंड. तो यहाँ पे मैं एटम्स के इमेजेस ड्रॉ कर लेता हूँ. They've got lithium, सोडियम कर लेते हैं डाउन द ग्रुप, ग्रुप 1 के. अच्छा, सो दिस वन इज सोडियम और एक पोटेशियम एटम का. So down the group, it's pretty obvious कि एटम का साइज जो है ना वो ज्यादा होगा. कि when you move down the group, what happens is कि you have more and more shells. कि if you look at a sodium atom, that is bigger than lithium. If you look at potassium, that's even bigger than. It's got even more shells. तो आपके जो number of shells हैं वो ज्यादा होते रहते हैं. So this is what happens down the group. Your number of shells, they continue to increase when you move down the group. ठीक है, तो more shells, you get bigger atoms. ठीक है, that's one thing. अच्छा, तो एक तो ये याद रखना है. फिर है कि is this clear? First part. Yes. कोई इशू तो नहीं है. अच्छा, then you have तो down the group size of atoms, they always increase. ठीक है. Second जो point है, what happens when you move across the period? It decreases. Size of atom decreases. अच्छा, size of atoms और gradual decrease होता है. ठीक है, size of atoms gradually decrease when you move across the period. It's not a drastic increase or decrease, just a very gradual slight decrease when you move across a period. और ये मैं across a period का मतलब है I'm moving left to right. ठीक है. अच्छा, उसका कर लेते हैं. सोडियम तो हमारे पास बना हुआ है, तो सोडियम को मैं इधर से कॉपी करता हूँ. ठीक है, सोडियम इज ग्रुप 1. तो इधर ही मैं 2-3 एटम्स पहले कॉपी कर लूँ. अच्छा, सोडियम इज ग्रुप 1, पीरियड 3 का ना पहला एटम है. सोडियम के बाद आता है, सोडियम के बाद यू हैव व्हाट, यू हैव मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम एटम की पिक्चर साथ लगा देते हैं. अच्छा, so I have magnesium over here. उसके बाद I have aluminium. Aluminium के बाद I have, और इसी तरह पे चलता रहेगा, सिलिकॉन होगा. अच्छा, ये सिलिकॉन आ गया. Remember, I'm moving across the period. This is group 1. फिर group 2. period 3 में transition metals तो आते नहीं है, तो फिर डायरेक्ट group 3 आ जाता है. और फिर you've got group 4. ठीक है, and let me इनको इसको बल्कि बड़ा कर लेते हैं. अच्छा, that's group 1.
अच्छा, फिर एल्यूमिनियम, and then you've got silicon. अच्छा, now if you look at all, yes, सर मुझे समझ नहीं है कि एटम्स का साइज डिक्रीज क्यों कर रहा है। नहीं ये अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हो ना आप? जी हाँ ठीक है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉइंट है के सारे एटम तो एक ही साइज के लग रहे हैं क्योंकि दे ऑल हैव 3 शेल्स। ठीक है, सो व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, ये हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे मतलब क्लोरीन तक चला जाएगा, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट 4, उसी से पता लग जाएगा। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू मूव across the period, you have exactly the same number of shells. तो शेल सेम है, उसके पास भी 3 शेल्स हैं, इसके पास भी 3 शेल्स हैं, इसके पास भी 3 शेल्स हैं, इसके पास भी 3 शेल्स हैं। रिमेंबर अक्रॉस द पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स दे रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो अपेरेंटली so why is the size decreasing? Well, that's the question. If the Sir, attraction increasing. हाँ, तो why does the size decrease then? क्योंकि इशू ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को who's attracting those electrons? The electrons are attracted by whatever is in the nucleus. ठीक है, इंसानों का जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर you've got a bunch of protons. तब इशू ये कि किसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स है। व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, व्हाट ग्रेजुअली हैपेंस इज कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना वो ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स। यू गॉट, एक सेकंड में इसको जरा डार्क कर लो। सर वैलेंस न्यूक्लियर अट्रैक्शन टू वैलेंस इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से हाँ स्ट्रॉन्गर पुल होता है न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, एग्जैक्टली तो आपके पास यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे यू हैव 12 प्रोटॉन्स, फिर यू हैव 13 प्रोटॉन्स और 14 प्रोटॉन्स, और वो आगे जाते रहोगे तो प्रोटॉन ज्यादा होते रहेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन कर रहा होता है? वो न्यूक्लियस है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज द वन दैट्स अट्रैक्टिंग all those protons. तो the reason the attraction increases is कि 14 प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, उनको ज्यादा पुल करेंगे करीब। ठीक है, देयर इज मोर पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। इधर जो है पॉजिटिव चार्ज कम है, तो शेल्स तो उतनी ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन द शेल्स आर काइंड ऑफ क्लोजर, द इलेक्ट्रॉन्स आर काइंड ऑफ क्लोजर टू द न्यूक्लियस, स्लाइटली क्लोजर, और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। इसके पास इट हैज 11 प्रोटॉन्स 12 प्रोटॉन्स, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, तो अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड मोर। अच्छा, इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं, तो अट्रैक्शन और वो जो पुल है ना, दैट्स इवन ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे 14 प्रोटॉन्स हैं, तो the attraction of the electrons is even stronger. जब आप राइट की तरफ जाते रहते हो तो the attraction keeps on increasing. ठीक है, so which is why the size of the atom gradually decreases. ठीक है, not drastically, बड़ा gradual change होता है। ठीक है, is this point clear to everyone? Yes, sir. तो यस उसकी रीजन लिख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट you have more protons, more nuclear charge. ठीक है, there's more positive charge in the nucleus. Hence, there is more attraction for valence electrons. So that's the reason why the size gradually decreases. ठीक है, not drastically but just gradually. So is this clear? ठीक है, everyone, is this clear? Down the group or across the period? दोनों चीजें clear है? जी सर। अच्छा, इसका ना वो ग्राफिकल फॉर्म में भी आ जाता है कि ग्राफिकल फॉर्म में ना आप इसको प्लॉट कर दो तो इट वुड काइंड ऑफ लुक लाइक दिस कि अच्छा, it's going to look
Remember, this is across the period. एक सेकंड में चेक कर लूँ. साथ एक सेकंड में बोर्ड चेक कर देता हूँ. जस्ट अ सेकंड. इसमें आई थिंक मायरो के अंदर ना यू हैव टू लॉग इन, कोई लॉग इन बनाना पड़ता है, फिर यू कैन एक्सेस दिस. ठीक है, आई एम शेयरिंग इट. सर मायरो है क्या? ये जो बोर्ड है, सॉरी, मैंने बोर्ड आप खोल सकते हो. मैंने लिंक शेयर किया. यू कैन ओपन दिस बोर्ड. ठीक है. अच्छा, ग्राफिकल उसमें फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में NaMgAl. एंड रिमेंबर दिस व्हाट हैपेंड टू ऑल अक्रॉस ऑल पीरियड्स. ठीक है. SI के बाद क्या था? you've got phosphorus, you got sulfur, फिर क्लोरीन, फिर you've got लास्ट में आर्गन. और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस represents the size. So there's going to be a gradual decrease. Sodium हो गया. This is magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. अब argon पे आके ना there's a problem. कि आप कहीं पे भी वो देखोगे ना आर्गन का, जब भी आप आर्गन का वो देखोगे एटॉमिक रेडियस कहीं पे भी गलत लिखा होगा. वो इस करके ना काफी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी. ठीक है सर क्यों? अच्छा, अब मसला ये कि आर्गन ये फॉलो क्यों नहीं कर रहा. ठीक है, एक तो पहली चीज रिमेंबर कि कहीं भी आर्गन का जो रेडियस होगा ना, दैट इज इनकरेक्टली कैलकुलेटेड. ठीक है. होना ये चाहिए वैसे. अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इट शुड बी दिस वन. सर डेटा बुकलेट में कौन सी दी होती है? डेटा बुकलेट में अगर एटॉमिक रेडियस देखो ना तो ये वाली गिवन होती है. ठीक है. तो और अकॉर्डिंग यही कंसीडर करें. नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि वो इनकरेक्टली कैलकुलेटेड होती है. उसकी मैं रीजन पहले बता दूं. अच्छा, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इट शुड बी दिस. अब इशू कैलकुलेशन के अंदर है. ठीक है, इशू कैलकुलेशन के अंदर है कि there's a problem when you're trying to calculate argon's atomic radius, and there's a problem when you're calculating any atom's atomic radius, and that problem is कि remember हमने वो ऑर्बिटल्स वाली कहानी पढ़ी है कि भाई ये आपके पास ना वो है न्यूक्लियस है. लेट्स से हाइड्रोजन का एटम है. ठीक है. सो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन दैट्स रोमिंग अराउंड in a spherically shaped orbital. So if there's one electron that's roaming around in a spherically shaped orbital, तो वो electron in areas में कहीं ना कहीं घूम रहा है. अब मसला ये कि उसकी बाउंड्री क्या है एटम की. दैट्स वेरी हार्ड. उसका जो न्यूक्लियस होता है दैट्स वेरी वेल डिफाइंड. तो हाउ डू यू डिसाइड कि भी एटम जो है ना वो यहां तक है. मतलब हो सकता है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा और दूर चला जाए. ठीक है, या यहां तक आए ही ना. सो ये जो हमने बाउंड्रीज बनाई होती है ना रीजन्स की, जो ऑर्बिटल्स वगैरह, ये तो वो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन है. ठीक है, दैट्स जस्ट एन एस्टिमेट, एन अप्रॉक्सीमेट एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड. तो एटम की जो आउटर बाउंड्री होती है दैट्स काइंड ऑफ इल डिफाइंड. ये बात क्लियर है सारों को? यस. ठीक है. तो मसला ये है कि अभी एटम का रेडियस कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है. न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक जा रहा है या न्यूक्लियस से लेके इधर तक जा रहा है. वो सारा क्योंकि आपकी जो बाउंड्री है वो तो एक बस रफ अप्रॉक्सीमेट है कि भाई इलेक्ट्रॉन की हाई प्रोबेबिलिटी इस एरिया में कि 90% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो. ठीक है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, थोड़ा सा दूर जा सकता है, थोड़ा सा हो सकता है वो करीब हो. तो every atom's outer boundary is ill-defined. अच्छा, ill-defined तो आप मेजर किस तरह करते हैं एटॉमिक रेडियस? व्हाट यू डू इज कि आपका न्यूक्लियस जो होता है ना वो बड़ा वेल डिफाइंड होता है. किसी भी एटम में ना आपने न्यूक्लियस ढूंढना है ना तो वो आपको एग्जैक्टली 100% श्योरिटी के साथ आपको पता है कि वो कहाँ पे है. आपको वही पॉइंट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स राइट इन द सेंटर ऑफ द एटम.
तो न्यूक्लियस को फिगर आउट करना बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन को फिगर आउट करना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, दैट्स स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, ठीक है। उधर आपको प्रोबेबिलिटीज लगानी पड़ती है कि भाई इस एरिया में आपको मिलेगा या किसी और एरिया में मिलेगा। तो द वे एटॉमिक रेडियसेस आर कैलकुलेटेड इज कि आप क्या करते हो कि आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ढूंढते हो। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में ना दो हाइड्रोजन के एटम्स ना बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ। तो व्हाट यू डू इज कि आप इसका न्यूक्लियस ढूंढते हो कि इसका न्यूक्लियस कहाँ पे है, और इसका न्यूक्लियस ढूंढते हो इसका न्यूक्लियस कहाँ पे है। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको आप डिवाइड बाय 2 कर देते हो, ठीक है। तो कोई भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा ना उसके बीच में दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियस होगा ना उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, और फिर आप कहोगे कि दिस इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सर सिंगल हाइड्रोजन इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है। नहीं, सिंगल हाइड्रोजन इसलिए नहीं कर रहे कि पता कैसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मतलब कहाँ तक है, मतलब तुम रेडियस किस तरह मेजर करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो सर रहा। कोई फ्लोरेसेंट स्क्रीन या कोई वेव वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन तो बज अराउंड कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा बाहर भी चला जाता है, थोड़ा सा मतलब उसकी जो बाउंड्री है कि Excuse जो me, आप sir. यस सर रेडियस फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं ना सर, लाइक मेटालिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई एंड वैन डर वाल्स रेडियाई होता है ना सर। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। पहले तो इसको मैं आंसर कर लूँ कि अकेले एटम का क्यों नहीं फाइंड कर सकते, कि अकेले एटम का इशू है कि व्हाट हैपेंस इज कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बज अराउंड कर रहा है, ठीक है। हमारे जो ऑर्बिटल्स थे ना वो तो एक अप्रोक्सीमेशन थी, ऑर्बिटल्स जो थे वो तो बस एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 100% छोटी के साथ नहीं मिलेगा, मतलब 90% प्रोबेबिलिटी होगा कि इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी फाउंड इन दिस एरिया, या 95% प्रोबेबिलिटी है कि द इलेक्ट्रॉन वुड बी फाउंड इन दिस एरिया। तो इलेक्ट्रॉन तो एक बी की तरह है, बजिंग अराउंड। तो उसकी तो आउटर बाउंड्री जो है ना वो कोई डिफाइंड नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। तो अकेले एटम का ना क्योंकि आउटर बाउंड्री जो है ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए मसला ये है कि अकेले एटम का ना फिगर आउट करना कि उसका रेडियस एग्जैक्टली क्या है वो मसला होता है। न्यूक्लियस जो है वो बहुत वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो कि कहाँ पे है। तो दिस इज व्हाट यू डू कि आप कोई भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, ठीक है, तो उसके अंदर 2-3 एटम्स होंगे, वो दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। तो उनके न्यूक्लियस को आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो तो इर्द गिर्द घूम रहा होगा, वो कभी थोड़ा दूर होगा कभी थोड़ा करीब होगा। द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट बजिंग अराउंड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इज बजिंग अराउंड। तो इलेक्ट्रॉन को फिगर आउट करना तो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करते हो, आप न्यूक्लियस को पिन पॉइंट कर सकते हो एग्जैक्टली, इसके न्यूक्लियस को पिन पॉइंट कर सकते हो एग्जैक्टली, उनका बीच में डिस्टेंस मेजर करो और उस डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपके पास उस एटम का ना एटॉमिक रेडियस आ जाता है। इज दिस क्लियर? यस सर। सर एक्चुअली सर आते हैं सर इसका डायग्राम यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। नहीं, वो कैलकुलेट करने को नहीं कहते, मैं तो खाली वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो नहीं आएगा, ये ट्रेंड के ऊपर आएगा, ठीक है। पूछ सकते हैं, वैसे पूछने में क्या है, लेकिन आज तक उन्होंने पूछा नहीं है इस पे। यूज करते हैं या हम किसी भी डायटोमिक एलिमेंट को यूज करते किसको? हैं सर? इस तरह हम एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए हम सिर्फ हाइड्रोजन या किसी भी नहीं, अब वो हर एटम टू एटम वेरी करता है, जैसा अभी किसी ने बात की थी ना। अब सोडियम जो है ना वो मेटालिक बॉन्ड्स बनाएगा ना, मेटालिक बॉन्ड्स में क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ, अगर वो लेवल्स में सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स तो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो तो आपको उसको मेजर करने का तो फायदा कोई नहीं है, वो तो वैसे ही डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप दो एटम्स के बीच में ना जो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है वो आप मेजर करते हो, उसको डिवाइड बाय 2 करते हो। तो कहीं पे भी बॉन्डिंग चल रही है ना, तो मेटल्स के लिए आप मेटालिक बॉन्ड्स देखते हो और उनके बीच में ना जो उनका न्यूक्लियस होगा उसके डिस्टेंस को मेजर करोगे, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, यू विल फाइंड द एटॉमिक रेडियस। इज दिस क्लियर? सर यस सर। यस। सर मेटालिक रेडियाई की जो वैल्यू होगी सर वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगी ना सर? नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना मतलब वो टाइप ऑफ बॉन्डिंग से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता, सर ठीक है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में सर वो ओवरलैप कर रहा होता है ना, इसलिए थोड़ा सा। नहीं, मेटालिक के अंदर भी ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, सारों के इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप ही कर रहे हैं, ठीक है।
ओके तो सर। वो टाइप वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, बॉन्डिंग डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी बस ये है कि उससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टाइप की बॉन्डिंग है, ठीक है। आपने बस उठाना है कि जब दो एटम साथ साथ होंगे ना, तो उनका इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस वो आपको बड़ा क्लियरली नजर आएगा कि उनकी पोजीशन क्या है। उनके बीच में डिस्टेंस मेजर करो, डिवाइड बाय 2 करो, you'll find the atomic radius, ठीक है। सिलिकॉन जाइंट कोवलेंट होता है, तो सिलिकॉन के अंदर क्या होता है कि ढेर सारे सिलिकॉन के एटम्स आपस में जाइंट कोवलेंट डायमंड की तरह स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी यू डू द सेम थिंग कि ढेर सारे सिलिकॉन एटम्स एक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, वो आगे चल रहा होता है। तो आप इसका न्यूक्लियस देखते हो, साथ वाले का न्यूक्लियस देखते हो, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको मेजर करते हो और उसको डिवाइड बाय 2 करते हो। आप कहते हो कि ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो क्लोरीन के केस में आप Cl2 उठाओगे, Cl2 का एक न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, दोनों का डिस्टेंस मेजर करो, डिवाइड बाय 2 करो, you'll find the atomic radius, ठीक है। तो वैसे अकेले एटम का एटॉमिक रेडियस मेजर करना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि वो आउटर बाउंड्री का नहीं पता कि आउटर बाउंड्री एग्जैक्टली कहाँ पे है, या 100% छोटी सी नहीं पता कि आउटर बाउंड्री कहाँ पे है, कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है या उससे आगे थोड़ा सा जाता है कि नहीं जाता। तो इज दिस क्लियर कि हाउ द एटॉमिक रेडियसेस आर मेजर्ड? यस सर। अब बताओ आर्गन में क्या मसला है? Why can't you properly measure सर argon? आर्गन की वो बॉन्डिंग नहीं होती ना, मोनोटॉमिक आर्गन की बॉन्डिंग नहीं होती। हाँ, आर्गन का मसला है कि एक आर्गन है, दूसरा आर्गन है, वो दोनों आपस में बॉन्ड नहीं करते। तो अब इसका तो न्यूक्लियस मतलब ये तो सर सब नोबल गैसेस का होगा। हाँ, सब नहीं, बाकी कुछ नोबल गैसेस हैं जो बॉन्डिंग करती भी हैं, ठीक है। आर्गन का मसला है कि वो एक तो वैसे भी गैस है, ठीक है। तो आर्गन का मसला है कि दो एटम्स आर्गन के हमेशा वो दूर दूर ही होते हैं। तो अब अगर उनका डिस्टेंस मेजर भी करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो हमेशा ज्यादा ही आएगा। तो आर्गन के दो एटम्स कभी साथ साथ जुड़े भी नहीं होते, दे नेवर बॉन्डिंग टू ईच अदर, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आर्गन टू बॉन्ड इट विद इटसेल्फ। बाकी जो एटम्स होते हैं ना वो सारे आपस में, सिलिकॉन भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड करता है, फास्फोरस भी फास्फोरस के साथ बॉन्ड करता है, सल्फर भी करता है, एल्यूमिनियम मेटालिक होता है तो उसमें सारे एल्यूमिनियम एटम साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप उन सारों के बीच में बॉन्डिंग है, बेशक कोवलेंट है या मेटालिक है, व्हाटएवर टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आर्गन नेवर बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, ठीक है। तो इसलिए आर्गन का जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है दैट्स ऑलवेज रॉन्ग। वो हमेशा, but you can never get a correct calculation for argon. ट्रेंड के मुताबिक उसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। डेटा बुकलेट या कहीं कहीं पे अगर वैल्यू दी होती है वो हमेशा ज्यादा ही दी होती है, ठीक है, अगर वो कैलकुलेशन के साथ उन्होंने दी हुई है। तो इधर हम लिख लेते हैं कि आर्गन does not bond with other atoms या with other आर्गन एटम्स, और उनके बीच में ना वीक, जैसे वैन डर वाल्स फोर्स या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो इसकी वजह से वो वैसे ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर इज ऑलवेज लार्ज। So distance between two nuclei is always going to be large, ठीक है। तो ये सारा इशू आर्गन के साथ है। अच्छा, सो इज दिस क्लियर? यस सर। तो बस ये याद रखना कि डेटा बुक में कंफ्यूज ना होना कि इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों दी हुई है। वो इसलिए ज्यादा दी हुई है क्योंकि वो कैलकुलेट करना मसला है उसका। अच्छा, और बट लेकिन अक्रॉस सर जो ज्यादा वैल्यू की इनकरेक्ट होगी ना सर, कौन सी? जो ज्यादा वैल्यू है आर्गन की सर, ये इनकरेक्ट भी है ना सर? हाँ, मतलब वो इनकरेक्टली कैलकुलेटेड है ना। तो सर जब इनकरेक्ट है तो फिर उसको हम कंसिडर क्यों करते हैं? हम मोस्टली इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। लेकिन मसला है कि वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है ही ये, तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट कंसिडर दिस, ठीक है।
क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, एक तो ये हो गया। तो आर्गन को याद रखें कि आर्गन की जो डेटा बुकलेट में वैल्यू है वो उसको उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, ठीक है? इट्स नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट वैल्यू। अच्छा, फिर एक और है कि a lot of times you'll get questions about isoelectronic atoms, ठीक है? Size of isoelectronic, सर मतलब जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। exactly, ठीक है? तो isoelectronic 9, अच्छा, isoelectronic means कि you've got the same number of electrons. दो atoms होंगे, they'll have exactly the same number of electrons. यानी इसका मतलब अगर same number of electrons है तो they'll have the entire electronic configuration would be exactly the same. तो सर one दो example, एटम्स की कैसे सेम हो सकती है? atoms slash ions, ठीक है? तो Na+1 है, Mg2+ है, and you've got Al3+. तो they both have, all three of them, they have exactly the same electronic configuration. मतलब 10 protons, नहीं उसके 10 तो नहीं है, sodium has 11 protons, 12 protons, 13 protons. So the electronic configuration is exactly the same, 10 electrons, 10 electrons, and 10 electrons. What that means is कि उनके shells वगैरह they would be all the same. So you've got draw कर लेते हैं सारों को। अच्छा, they all look identical. Electrons भी draw कर लें। 2 and 8 in the outer shell electrons. अच्छा, that's your first atom, sodium, magnesium, aluminium. मुझे तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा? सर सबसे छोटा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम होगा। एल्यूमिनियम सर, एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्युमिनियम। अच्छा, तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना, फिर सारी कहानी प्रोटॉन्स पे आ जाती है कि 11 प्रोटॉन्स, you've got 12 protons and you've got 13 protons, ठीक है? तो if they have the same number of electrons, तो कौन अपने electrons को ज्यादा strongly attract करेगा? That would be aluminium because it's got more protons. तो इसका जो size होगा ना वो थोड़ा सा electrons ना करीब होंगे, इसके electrons होंगे वो थोड़े से, न्यूक्लियस इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो वो थोड़े से दूर होंगे। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में रिमेंबर दिस के, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर ही, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, वो कहते हैं कि इनको ऑर्डर ऑफ साइज के हिसाब से ना इनको अरेंज कर दो। तो जिसके प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो छोटा हो जाएगा, स्मॉलर एटॉमिक या आयोनिक रेडियस। इस केस में तो आयंस ये सारे। ठीक है, इज दिस क्लियर आइसोइलेक्ट्रॉनिक का? यस सर। सर और नेगेटिव आयंस का डिफरेंट सीन होता है ना सर? नहीं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सब कुछ सेम होगा। लेट्स से नेगेटिव आयंस के, लेट्स से आई हैव अच्छा, लेट्स से आई हैव P3-, S2-, एंड कौन आता है उसके बाद? Cl-1। सर ये अपने ओरिजिनल एटम से भी छोटे होंगे क्या? नहीं, अभी तो मैं उनके ओरिजिनल एटम से तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं तो इन तीनों को आपस में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, 15 प्रोटॉन्स, 16 प्रोटॉन्स, 17 प्रोटॉन्स, ठीक है? तो क्या सारों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? सेम है सर। क्योंकि इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी it also has 18 electrons and this one also has 18 electrons. So which one attracts its electrons more? सर क्लोरीन शुड बी। ठीक है, तो क्लोरीन होगा बिकॉज जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ठीक है? So it's got more protons
अच्छा रिमेंबर, तो चार्ज वगैरह उसको नहीं देखना, ठीक है, फॉरगेट द चार्ज, फॉरगेट, क्योंकि दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑल थ्री हैव एग्जैक्टली द सेम इलेक्ट्रॉन्स and electrons are attracted by protons, so whoever has more protons, that's the one who's going to attract the electrons strongly. So more protons, so smaller atomic radii. एक और कर लेते हैं. Let's say I've got neon, and then I've got fluorine -1, and I've got sodium. अच्छा, place them. पहले तो are these isoelectronic or not? These three atoms. They are, sir. They are, So sir. which one is the smallest? Sir, sodium. Yes. ठीक है, sodium would be the smallest. और जो largest होगा ना, that would be Fluorine. अच्छा, that would be fluorine, and that would be -1. नहीं, fluorine के 19 कहाँ से आ गए? 9 है. और middle में that would be neon. सोडियम क्यों स्मॉलेस्ट होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सारों के पास एक जितते हैं ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम में प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है. सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में whoever has more protons, that's the one that's going to And that's sir, the it's also, sorry sir to disturb. Sir, it's also a rule of thumb that positive ions are smaller than negative ions. हाँ, उसकी अब हम बात कर लेते हैं. मतलब अभी तो हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक की कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके अंदर ये बात नहीं अप्लाई होगी. मतलब इसके अंदर इसका करने ही कुछ नहीं है, ठीक है. वो एक डिफरेंट पॉइंट है completely. Isoelectronic में if you have 3-4 atoms and they have exactly the same number of electrons, तो बस उसमें सिंपल रूल ये कि जिसके प्रोटॉन ज्यादा हैं वो सबसे छोटा होगा, ठीक है. इज दैट क्लियर? सर यस. हम चार्ट से क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? नहीं, क्योंकि चार्ज इस केस में, जी सर, सारे केसेस में नहीं, इन केसेस के अंदर चार्ज आपको कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा. फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे F-1 है, ठीक है, तो चार्ज से आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लेट मी सर जो नेगेटिव होगा जिस पे चार्ज और अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि चार्ज से आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ज्यादा पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि फिर वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है. मतलब पहली कंडीशन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. चार्ज से आप कर सकते हो जो ज्यादा पॉजिटिव होगा या लेस नेगेटिव होगा, दैट इज द वन दैट्स गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट, ठीक है. लेकिन मेरे ख्याल से उस तरह सोचने से ना थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होगी. यू कैन डू दैट, ठीक है. ज्यादा आसान काम है, बस प्रोटॉन्स काउंट कर लो, ठीक है. मतलब वो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा, क्योंकि चार्ज जैसा इसमें प्लस और माइनस दोनों है ना, तो जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वही सबसे छोटा होगा, ठीक है. जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो सबसे बड़ा होगा. तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो. लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा सिंपल जो है वो बस प्रोटॉन्स काउंट कर लो. जिसके ज्यादा प्रोटॉन्स हैं वही सबसे छोटा होगा, ठीक है. दैट इज इन माय ओपिनियन दैट्स इजियर टू फिगर आउट, ठीक है. अच्छा, बाकी अब एक इसमें ना वो ऐड कर देते हैं कि कहाँ पे हमने ऐड किया था, ये वाला. अच्छा, इसके ऊपर आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी हो गया. अब ये कि मुझे बताओ कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इफ दे फॉर्म आयंस, तो विल दे बी स्मॉलर और विल दे बी बिगर देन द? सर आयंस छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस, ठीक है, रिमेंबर पॉजिटिव आयंस ये 3 बनाते हैं, ठीक है. वी कैन इग्नोर सिलिकॉन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट फॉर्म एन आयन. तो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज स्मॉलर बिकॉज दे लूज देयर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. पॉजिटिव आयंस अपने एटम के मुकाबले में ना, ठीक है, दीज आर योर कैटायंस, एंड दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ द एटम विद इट्स आयन. मतलब वो एक डिफरेंट कंपैरिजन था. ये कंपैरिजन है कि सोडियम का एटम बड़ा है या सोडियम का आयन बड़ा है. तो सोडियम का आयन इज गोइंग टू बी स्मॉलर. पॉजिटिव आयंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन द एटम्स, ठीक है. कि कहां पे बना हुआ है सोडियम, कि हियर्स अ सोडियम एटम. व्हाई इज द आयन गोइंग टू बी स्मॉलर? क्योंकि वो अपना आउटर शेल कम हो रहा है. हाँ, क्योंकि शेल कम हो रहा था,
ठीक है। सर लेकिन नेगेटिव आयन इज नॉट नेसेसरीली बिगर, क्योंकि नहीं शेल तो वही रहता है ना। नहीं, उस पर पहले तो अभी मैं कैटायंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैटायंस का याद रखना कि दे लूज देयर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। So hence the ion, the cation is always smaller than the atom. सर ये कैसे है सर कि एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है सर, तो जैसे 15 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन है सर, वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हो जाता है। हाँ उससे भी, लेकिन इसमें तो ज्यादा जो वो भी कह सकते हैं, इसमें ज्यादा जो मैटर कर रहा है वो तो ये कि पूरा शेल ही चला गया ना, वो बाहर एक इलेक्ट्रॉन था वो तो चला ही गया। तो इसलिए वो एक पूरा शेल ही मिसिंग है, तो इसलिए इट्स स्मॉलर इन साइज। सो इज दिस क्लियर कि कैटायंस आर स्मॉलर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस, थोड़ा सा ऊंचा बोल लो। मैंने ये कहना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो और शेल नंबर तो वही रहे, तो फिर तो लाइक कैटायन का वही साइज रहेगा जो एटम का होगा। चलो इस पॉइंट को हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ये मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव आयन के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ इस एंड में। अच्छा, नेगेटिव आयन के केस में होता है कि जब एटम नेगेटिव आयन बनाता है ना, तो नेगेटिव आयन जो है ना, दैट्स बिगर इन साइज। रिपल्शन होती है ना सर? इसमें इलेक्ट्रॉन शील्डिंग होती है। इसमें होता है कि व्हेन नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये एनायंस की बात हो रही है, ठीक है। ज्यादा शेल होती है नहीं, शेल वही रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन सारे एक दूसरे को, मतलब बाहर आउटर शेल में, मतलब यहाँ पे ना कर लेते हैं कि लेट मी ड्रॉ, ऊपरी ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, लेट मी ड्रॉ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन का एटम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। We have an oxygen atom, ठीक है। अब होगा ये कि when electrons are gained, you kind of have the same number of shells, ठीक है। You have same shells, except कि अब दो और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना शेल में, तो although the electrons are being attracted by the nucleus, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअली रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दे स्लाइटली बिकम बिगर देन द एक्चुअल एटम। इज दिस पॉइंट क्लियर कि जब आप यस तो ये वही स्पिन पे रिपल्जन है ना सर? हाँ, मतलब स्पिन पे रिपल्शन भी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को और एक सबशेल दूसरे सबशेल को भी रिपेल कर रहा होता है ना। तो अगर आप एक ही शेल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स फिट कर दो ना, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वुड स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, तो वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। सो दे वुड ट्राई टू बी काइंड ऑफ अवे फ्रॉम ईच अदर। तो you've got the same shells, but electrons, they repel other electrons. Hence, the atomic radius या shell का जो size है ना, that increases. मतलब खुद सोचो, एक शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें तो कोई रिपल्शन का फैक्टर नहीं है। लेकिन एक शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो जो हमने 4s में चला गया था ना इलेक्ट्रॉन 3D से, मतलब 3D फेल नहीं हुआ था 4s में, वो भी इसीलिए गया था। वो दूर क्यों चला गया था कि वो एक ही शेल में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे कि वो इलेक्ट्रॉन ने प्रेफर किया मैं बाहर रह लूं बजाय उसके कि वहां पे रिपल्शन फेस करूं, ठीक है। सो if there are too many electrons in a shell, they would start repelling each other. And when they start repelling each other, they would try to be as far away from each other as possible. तो वो शेल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर होंगे। So is this point clear as well? यस सर। यस Sir, this अच्छा, is for negative ions. हाँ, क्योंकि नेगेटिव आयंस में हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे होते हैं, और शेल्स जो है ना, you have exactly the same number of shells, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। पॉजिटिव आयंस में तो क्लियर था, पॉजिटिव आयंस में इशू था कि वो पूरा शेल ही गायब हो गया बाहर वाला ना, सो उसके अंदर तो एटम का साइज छोटा हो ही जाना था, दैट वाज प्रीटी ऑब्वियस। नेगेटिव आयंस में शेल वही रहता है, यू जस्ट हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ठीक है। अगर पहले 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, नाउ यू हैव गॉट 18 इलेक्ट्रॉन्स,
So electrons they start repelling other electrons. ठीक है, they don't want to be close to each other. तो इसलिए the atomic radius increases. They would try to be as far away from each other as possible. ठीक है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, और इसी में वो क्वेश्चन जो था कि इसी में वो क्वेश्चन आ जाता है कि लेट्स से शेल वही रहता है. मैं बड़ा एटम ड्रॉ करने की बजाय एक छोटा एटम ड्रॉ कर लेते हैं कि हीलियम में उसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो जो क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर शेल वही रहता है, ठीक है, एंड लेट्स से इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑफ देम, एक चला गया, अब ये कौन सा आयन बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया. तो इसी का रिवर्स है कि इफ यू बिकम अ पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन हमेशा अगर शेल चेंज ना भी हो ना, इट वुड स्टिल बी स्मॉलर. व्हाई वुड इट बी स्मॉलर? क्योंकि अब रिपल्शन वाला जो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और वो रिपल्शन वाला एलिमेंट भी खत्म हो गया ना, क्योंकि पहले था कि आपके शेल के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो इसलिए वो साइज थोड़ा सा बड़ा था. मतलब इट्स द शेल साइज वाज स्लाइटली बिगर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को थोड़ा सा रिपेल कर रहे थे. जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है ना और वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, तो द साइज स्लाइटली डिक्रीजेस, क्योंकि जैसा यहाँ पे रिपल्शन ऐड हो रही थी, वहां पे रिपल्शन रिमूव हो गया. वो इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन है, दैट्स गॉन नाउ. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ना अब न्यूक्लियस के थोड़ा सा ज्यादा करीब आएगा. इट वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट ऑफ रिपल्शन नाउ. इज दिस पॉइंट क्लियर एज वेल? सर एक ये पॉइंट भी हो सकता है कि अब न्यूक्लियस पे 2 का चार्ज है और बाहर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा हाँ, मतलब अट्रैक्शन. वो नेट चार्ज, वो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, क्योंकि अब 2 प्रोटॉन्स एक ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें. लेकिन इसमें मेजर जो फैक्टर है ना, कि जब अब शेल वही रहता है अगर पॉजिटिव आयन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही था कि ऑल्दो जब भी पॉजिटिव आयन बनता है तो पूरा शेल ही गायब हो जाता है, ठीक है. तो इसमें इसलिए दैट्स ऑब्वियस कि वो साइज छोटा होगा. आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर पॉजिटिव आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, लेकिन द शेल इज स्टिल देयर, उसमें अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है. तो द मेन रीजन इज कि वो इलेक्ट्रॉन की जो आपस में रिपल्शन थी ना, दैट इज गॉन. ठीक है, पहले क्या मसला था कि वो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में थे, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो वो ये इसको रिपेल कर रहा था, उसको रिपेल कर रहा था, तो दे वर काइंड ऑफ फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर. तो वो शेल का साइज थोड़ा सा बड़ा था. जब आप इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो एंड इट टर्न्स इनटू अ पॉजिटिव आयन, तो अब वो रिपल्शन वाला एलिमेंट जो है ना, वो खत्म हो गया. अब इलेक्ट्रॉन दूर क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा. वो मतलब पहले तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको पुश कर रहा था ना बाय, लेकिन अब वो पुश खत्म हो गया. तो whenever positive ions are formed and even if the shell remains the same, तो वो जो रिपल्शन वाला एलिमेंट है ना, that decreases. तो इसलिए वो साइज हमेशा थोड़ा सा छोटा ही होगा. Is this clear? Yes, sir. ठीक है, वो जो क्वेश्चन सर वो आपके साथ क्वेश्चंस कब डिस्कस कर सकते हैं सर? अपने क्वेश्चंस वो कर लो जब मर्जी को. मुझे टाइम सेट कर ले, मुझे बस व्हाट्सएप करो और फिर हम कोई क्लास छोटी सी सिर्फ क्वेश्चंस के लिए सेटअप कर लेंगे. ओके सर, ठीक है सर. ठीक है. अच्छा, ये क्लियर है जैसे पूछा था ये वाला? एक क्वेश्चन आया था कि अगर पॉजिटिव, अच्छा, क्वेश्चन आया था कि पॉजिटिव आयन बने और शेल चेंज ना हो. अच्छा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव आयन बनेगा तो शेल खत्म हो जाएगा, बाहर वाला शेल जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, सो रिमेंबर दिस, जस्ट अ रिकैप क्विकली. डाउन द ग्रुप ऑब्वियस है कि शेल मतलब एटम का साइज बड़ा होगा. अक्रॉस द पीरियड व्हाट हैपेंस इज कि शेल स्लाइटली मतलब एटम का साइज स्लाइटली डिक्रीज होता रहता है, और क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होते रहते हैं, शेल वही रहते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते रहते हैं, तो द एटम्स अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली. कैटायंस हमेशा आउटर शेल लूज कर जाएंगे, तो इसलिए दे आर स्मॉलर. एनायंस दे गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से ना देयर इज मोर रिपल्शन, तो द साइज काइंड ऑफ इंक्रीजेस फॉर एनायंस. फिर हमने वो पढ़ा था कि आर्गन का रेडियस क्यों उसमें मसला आता है, और फिर हमने लास्ट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा था. ठीक है. व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस, तो आपने सिर्फ प्रोटॉन्स को देख लो कि किसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, उसी का एटम छोटा होगा.
चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कल मुझे कोई बता दे कि कंफर्म है वी हैव फेस टू फेस क्लास? यस सर, कल सर स्कूल आना है कंफर्म। सर। हाँ जी। अच्छा यस सर। चले ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज़। प्रेजेंट लिख दे, प्रेजेंट सारे, ठीक है। ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ सारी पोस्ट करता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।